हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू योर ओन चैनल केशव झा किंग्स लैब। ठीक है। तो आज हम लोग करने वाले हैं हमारे चैप्टर नंबर 11 मार्केटिंग मैनेजमेंट का पार्ट 3। इससे पहले पार्ट 1 पार्ट 2 ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूँ, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप वहां से देख सकते हो। इसके अंदर हमने कई सारी चीजें पढ़ ली है। हमने यहाँ पर प्राइस मिक्स से आज हमें शुरुआत करनी है। इससे पहले हमने प्रोडक्ट मिक्स जो है वो पूरी तरह से खत्म कर लिया था। प्रोडक्ट मिक्स खत्म कर लिया था, प्लेस मिक्स के बारे में थोड़ा पढ़ लिया था, लेबलिंग के बारे में पढ़ लिया था, ब्रांडिंग के बारे में पढ़ लिया था। आज हम लोग प्राइस मिक्स के साथ क्या करेंगे, शुरुआत करेंगे। इससे पहले भी मैं अपने चैनल पर ऑलरेडी बिजनेस बीएसटी के कई सारे चैप्टर्स के शॉर्ट नोट्स वाले वीडियोस डाल चुका हूँ। तो आपको सारी प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अगर आपको वीडियोस देखनी हो तो आप वहां से आराम से देख सकते हैं। तो चलिए फिर बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो आज जो हमें स्टार्टिंग करनी है वो करनी है प्राइस मिक्स से। ठीक है। हम प्राइस मिक्स की बात करेंगे। प्राइस देखो एक बहुत ही सेंसिटिव चीज होती है। सिंपल सी भाषा में हम लोग मोस्टली किसी भी चीज को खरीदना है, बाय करना है या नहीं करना, इसका डिसीजन बहुत हद तक हमारा उस चीज की प्राइस पे डिपेंड करता है। तो पहले जरा प्राइस के बारे में समझते हैं कि प्राइस होता क्या है, मीनिंग क्या है प्राइस का और कॉन्सेप्ट क्या है प्राइस का। तो प्राइस में बी डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ मनी पेड बाय अ बायर और रिसीव्ड बाय अ सेलर। यानी एक ऐसा अमाउंट ऑफ मनी जो कि किसके द्वारा पे किया जाता है, बायर के द्वारा, और कौन रिसीव करता है, सेलर रिसीव करता है। क्यों? इन कंसिडरेशन ऑफ द परचेज ऑफ अ प्रोडक्ट और अ सर्विस। जब कोई भी इंसान एक प्रोडक्ट या फिर सर्विस को खरीदता है तो उसके बदले वो बायर बायर जो होता है वो पे करता है और सेलर जो होता है वो रिसीव करता है। जिस अमाउंट को रिसीव करते हैं उस अमाउंट को हम लोग प्राइस कह सकते हैं। प्राइसिंग इज क्रूशियल फॉर मैन्युफैक्चरर, कस्टमर्स एंड इंटरमीडिएटरीज। सीधी बात है, प्राइसिंग फैक्टर एक बहुत बड़ा फैक्टर है। A customer will buy a product only when he perceives that the value of the product is at least equal to the value of money. हम लोग हमेशा ये बात करते हैं वैल्यू ऑफ मनी, वैल्यू ऑफ मनी, ये एक बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है। अगर मैंने 5 रुपए खर्च किए हैं तो कम से कम मुझे कोई सामान ऐसा चाहिए जिसकी वर्थ जो हो वो 5 रुपए की हो, वर्थ 5 रुपए की हो, वो मुझे सेटिस्फाई करे 5 रुपए के कम से कम। ये आप लोग 11th क्लास में पढ़ चुके हो, मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी एंड मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ प्रोडक्ट। वहां पर आप लोग पढ़ चुके हो ये, कि हम लोग खरीदेंगे या नहीं खरीदेंगे वो तभी देखेंगे ना जब उसकी मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी के साथ इक्वल आ जाए। जब एम यू एम जो है वो एम यू एक्स अपॉन में पी एक्स के बराबर आ जाए। पढ़ा होगा ये कॉन्सेप्ट। तो बेसिकली जब तक वो हमें सेटिस्फाई नहीं करेगा कि हाँ यार इसके लिए इतना पैसा सही है, तो तक हम खरीदेंगे ही नहीं, वरना बोलेंगे महंगा है, बहुत ज्यादा महंगा है, इतना नहीं लेना चाहिए। ठीक है। तो क्या होता है, अ कस्टमर विल बाय अ प्रोडक्ट ओनली व्हेन ही परसीव्स दैट द वैल्यू ऑफ द प्रोडक्ट इज एट लीस्ट इक्वल टू द वैल्यू ऑफ मनी which he has to pay in the form of price. Before framing any pricing policy, following factors should be considered. अब कुछ ऐसे फैक्टर्स है जो कि हमें ध्यान रखने पड़ते हैं ताकि हम लोग प्राइसिंग को ध्यान में रख के कर सकें। सबसे पहली बात भाई, आप प्राइसिंग किस हिसाब से करना चाहते हो, आपकी प्राइसिंग का ऑब्जेक्टिव क्या है। क्या आप मार्केट में मैक्सिमाइज प्रॉफिट चाहते हो? क्योंकि अगर आप मैक्सिमाइज प्रॉफिट चाहते हो शॉर्ट टर्म में, तो आप प्रोडक्ट का प्राइस क्या रखोगे, हाई रखोगे, आप मैक्सिमम प्राइस पे बेचोगे, क्योंकि जितना महंगा बेचोगे उतना ज्यादा प्रॉफिट होगा। अगर आप चाहते हो कि आपको लार्ज शेयर मिले, अगर आपका ऑब्जेक्टिव ये है कि मेरे को मार्केट का लार्ज शेयर चाहिए, मैक्सिमम प्रॉफिट बाद में कमा लेंगे, शेयर पहले ले लेते हैं मार्केट का, तो आप क्या करोगे, आप मैक्सिमम सेल्स के लिए क्या करोगे, लोअर प्राइस रखोगे। ठीक है। आपका मार्केट जो है कॉम्पिटेटिव मार्केट है या नहीं है। अगर एक कॉम्पिटेटिव मार्केट है तो आप ट्राई करोगे कि आपकी कॉम्पिटिशन से लो प्राइस रखें। अगर आपका कॉम्पिटिशन 7 रुपए की चीज बेच रहा है तो आप ट्राई करोगे कि मैं कम से कम 6.5 या 6 रुपए की बेच पाऊँ। क्योंकि जब ये करोगे तभी तो आप इससे ज्यादा मार्केट को कैप्चर कर पाओगे। क्लियर। दूसरा हमें ये देखना होता है कि भैया हमारा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कैसा है। अब सामने वाले का मान लो सामने वाला 7 रुपए में सामान बेच रहा है लेकिन उसका बन के तैयार 4 रुपए में हो रहा है। आप बेच रहे हो, आपका बन के ही 8 रुपए में तैयार हो रहा है, तो आप 7 रुपए में कैसे बेच लोगे। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, ये बहुत ध्यान रखने की चीज है कि आपकी प्रोडक्शन की कॉस्ट जो है वो कैसी है। अगर आपकी प्रोडक्शन की कॉस्ट डिसाइड करेगी कि आपकी प्राइसिंग आगे क्या होगी। थर्ड चीज है डिमांड। देखो ये आप लोगों ने अगेन 11th क्लास में डिमांड वाले चैप्टर में पढ़ा हुआ है कि डिमांड का एक बहुत तगड़ा फैक्टर होता है प्राइस, डिमांड फंक्शन का, कि लोग प्राइस रिलेटेड चीजें, ये पी एक्स लिख रहा था मैं, फिर मैंने प्राइस पूरा लिख दिया। प्राइस जो है एक बहुत बड़ा फैक्टर आता है डिमांड के लिए। प्राइस घटेगी तो डिमांड बढ़ेगा, ये रूल हमने बार बार पढ़ा हुआ है। ठीक है।
तो हाई डिमांड एंड लेस सप्लाई में परमिट इंक्रीज इन द प्राइस, व्हाइल लो डिमांड एंड मोर सप्लाई में नॉट अलाउ इंक्रीज इन प्राइस। ये लास्ट वाले चैप्टर की बात कर रहे हैं कि अगर हमारा डिमांड ये है, अगर हमने क्या कर दिया, हाई डिमांड कर दिया, अगर हमारी डिमांड बहुत ज्यादा है लेकिन सप्लाई कम है, तो क्या होगा, क्वांटिटी बढ़ेगी, प्राइस भी बढ़ जाएगा। प्राइस पहले यहाँ था, अब प्राइस यहाँ पहुंच जाएगा। क्लियर है। लेकिन अगर क्या बोला, लो डिमांड है, मान लो कि ओरिजिनल डिमांड मेरी यहाँ पे है, मैं एक काम करता हूँ, कलर चेंज कर देता हूँ, और नई डिमांड जो है मेरी, डिमांड बहुत ही लो हो गई, डिमांड क्या हो गई मेरी, घट गई, डिमांड घट गई, लेकिन सप्लाई मैंने मार्केट ज्यादा ही बढ़ा रखी है। तो इस केस में क्या होगा, पहले इक्विलिब्रियम का पॉइंट ये था, अब इक्विलिब्रियम का पॉइंट ये आ गया, अब इक्विलिब्रियम का पॉइंट ये आ गया, तो यानी कि पहले प्राइस यहाँ पर था, अब प्राइस यहाँ पर आ गया, यानी प्राइस घट गया। यही चीज यहाँ पर बताई हुई। तो प्राइस एक बहुत बड़ा फैक्टर होता है, डिमांड एक बहुत बड़ा फैक्टर होता है प्राइस डिसाइड करने में। ठीक है। देन कंपटीशन इन मार्केट, ऑफ कोर्स आपको ये देखना है कि आपका मार्केट में कंपटीशन कैसा है, कॉम्पिटिटर्स का प्राइस कैसा है, उनके प्रोडक्ट कैसे है। तो प्राइसेस ऑफ द कॉम्पिटिटर्स नीड टू बी कंसीडर्ड बिफोर फिक्सिंग प्राइस। द लास्ट थिंग इज गवर्नमेंट पॉलिसी। बिना इसके तो आप सोच ही नहीं सकते, आपको बिजनेस करना है तो आपको गवर्नमेंट की रूल रेगुलेशंस के बारे में पता होना चाहिए। तो प्रोडक्ट रेगुलेट बाय गवर्नमेंट, प्राइसिंग रेगुलेशंस नीड टू बी प्राइस्ड एज पर गवर्नमेंट पॉलिसीज। यानी कि आपको गवर्नमेंट पॉलिसीज को ध्यान में रख करके प्राइसिंग स्कीम रखनी है। सो दिस वाज ऑल अबाउट प्राइस, कि प्राइस के ऊपर आप क्या देखोगे, प्राइस होता क्या है, प्राइसिंग के मेन ऑब्जेक्टिव क्या है, और प्राइसिंग करने के लिए कौन कौन से फैक्टर्स ध्यान में रखते हैं। क्लियर। ये चैप्टर इसलिए भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि अगर आपने सीबीएसई की मार्किंग स्कीम देखी हो, जो कि मैं एक दो दिन में किसी शॉर्ट वीडियो में बता दूंगा, उसके अंदर ये जो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट का चैप्टर है, ये पूरे 11 नंबर का है। इसमें 6 नंबर का एक क्वेश्चन आएगा और 5 एमसीक्यू आएंगे। तो आई थिंक बहुत ही अच्छा इंपॉर्टेंट चैप्टर है, क्योंकि 6 नंबर का एक क्वेश्चन और 5 नंबर के एमसीक्यू, तो आप आराम से कर सकते हो, केस स्टडी बेस्ड होगा क्वेश्चन। ठीक है। थर्ड फैक्टर आता है हमारा प्लेस मिक्स या फिर फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन मिक्स, कि भैया सामान को रखा कैसे जाए, कहाँ रखा जाए, कितना रखा जाए, ये चीजें। तो इट कवर्स ऑल द एक्टिविटीज रिक्वायर्ड टू फिजिकली मूव गुड्स फ्रॉम मैन्युफैक्चरर टू कस्टमर्स। इंपॉर्टेंट एक्टिविटीज इंक्लूड, यानी कि सिंपल सी भाषा में बोला हुआ है कि गुड्स को मैन्युफैक्चरर से कस्टमर तक कैसे पहुंचाया जाए, यही है हमारा प्लेस मिक्स और फिजिकल मिक्स। इस कैसे क्या आंसर में जितने भी आंसर है ना आपके पास, वो सारे क्या है, प्लेस मिक्स और फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन मिक्स के एलिमेंट। सबसे पहली बात, ऑर्डर प्रोसेसिंग। आपको ये पता होना चाहिए एक्यूरेट एंड स्पीडी ऑर्डर प्रोसेसिंग लीड्स टू प्रॉफिट, गुडविल एंड वाइस वर्सा। तो आपको ये देखना है कि आपकी ऑर्डर प्रोसेसिंग बहुत अच्छी हो, कि जैसे ही आपके पास ऑर्डर आया, आपके ऑर्डर आने में और डिलीवरी जाने में ज्यादा गैप नहीं होना चाहिए। सेकेंड, ट्रांसपोर्टेशन। आपके पास ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी कैसी अवेलेबल है, अगर अच्छी ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी है तो ये क्या करेगी, आपके प्लेस मिक्स में एक बहुत अच्छा एलिमेंट जोड़ देगी। एड वैल्यू टू द गुड्स बाय मूविंग देम फ्रॉम प्लेस वेयर दे आर रिक्वायर्ड। मान लो कि कोई चीज चंडीगढ़ में बन रही है, चंडीगढ़ में मैन्युफैक्चरर, लेकिन इसकी डिमांड जो है वो महाराष्ट्र में। तो यानी कि जब तक ये यहाँ सामान यहाँ पहुंचेगा नहीं, ट्रांसपोर्टेशन जब तक अच्छी होगी नहीं, तब तक उस गुड्स के प्राइस कुछ ज्यादा होंगे नहीं, क्योंकि प्राइसिंग कहाँ हाई होगी, जहाँ डिमांड ज्यादा होगी। थर्ड, इन्वेंट्री कंट्रोल। ये डिपेंड करता है कि आप कितनी ज्यादा इन्वेंट्री रखना चाहते हो, क्योंकि अगर अचानक से एडिशनल डिमांड आ गई, आप किसी दुकान पर जाते हो, मान लो आपने ऑर्डर किया, किसी बर्थडे पार्टी वगैरह के लिए ऑर्डर किया, आपने कहा भैया 50 समोसे चाहिए, 50 समोसे चाहिए, लेकिन बोलते हो ना कि भैया अगर 5-10 ऊपर नीचे हो जाए तो चल जाना चाहिए, तो वो क्या बोलता है, हाँ हाँ 5-10-20 की तो कोई दिक्कत नहीं, वो तो होता रहेगा। सुनी होगी आप लोगों ने ये लाइन है। तो ये क्या करवाता है, ये इन्वेंट्री कंट्रोल करता है, कि वो कितनी इन्वेंट्री कंट्रोल कर रहा है, कि अचानक से अगर एडिशनल डिमांड आ गई तो उसे हम लोग क्या करें, तुरंत फुलफिल कर सके। ठीक है। द नीड फॉर इन्वेंट्री विल ऑल्सो बी लो, अगर वो तुरंत डिमांड को पूरी कर पाते हैं तो। वेयर हाउसिंग, वेयर हाउसिंग क्या है, इसकी नीड अराइज होती है टू फिल द गैप बिटवीन द टाइम व्हेन द प्रोडक्ट इज प्रोड्यूस्ड एंड व्हेन इट इज रिक्वायर्ड फॉर कंजम्पशन। कोई चीज है, जैसे कि हमने नॉर्मली देखा है कि जैकेट्स जो होती है, जैकेट्स, उनकी डिमांड जो होती है वो विंटर में आती है, लेकिन इनका प्रोडक्शन जो होता है वो समर में हो जाता है। तो समर से विंटर तक इन्हें क्या करना होगा, वेयर हाउसिंग करके रखनी होगी, कि भैया जब इसकी रिक्वायरमेंट होगा तब उसे तुरंत मार्केट में उतार सके। क्लियर। तो ये सारी चीजें हमारे फिजिकल
फिजिकल मार्केटिंग डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर आते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन मिक्स के अंदर आते हैं, फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन मिक्स। ठीक है, देन हम बात करते हैं चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, यानी कि कैसे हम लोग एक सामान को दूसरी जगह तक पहुंचाते हैं। तो सबसे पहले आता है हमारा डायरेक्ट चैनल। डायरेक्ट चैनल में एक ही चीज आती है कि भैया मैन्युफैक्चरर है, उससे डायरेक्ट कस्टमर खरीद रहा है, जीरो लेवल। डायरेक्ट मैन्युफैक्चरर से कस्टमर खरीद रहा है, सीधा फैक्ट्री से माल निकल रहा है और सीधा कंज्यूमर के पास जा रहा है, बात ही खत्म, पीछे कोई लिंक नहीं है, सीधा ये लोग डायरेक्ट बात कर रहे हैं। ओके, इनडायरेक्ट चैनल होता है जिसके अंदर एक मैन्युफैक्चरर होता है, बीच एक रिटेलर होता है और एक कस्टमर होता है। इसके एग्जांपल जो है आप लोगों को, जैसे कार शोरूम वगैरह होते हैं, कार शोरूम, ये क्या करता है, ये मैन्युफैक्चरर होता है, ये सीधा, इनका कोई होलसेल नहीं होता, ये सीधा शोरूम पे अपनी रिटेल करते हैं, वहां से कस्टमर लेके चला जाता है। बाकी एक जो टू लेवल है, टू लेवल में हमारा एक होलसेलर जुड़ जाएगा, मैन्युफैक्चरर से होलसेलर, होलसेलर से रिटेलर, रिटेलर से कस्टमर। ये तो सिंपल सी बात है, ये तो नॉर्मल होता है, कोई भी हमारे डेली यूज के जो गुड्स है वो सारे के सारे इसमें आ जाते हैं, कि मैन्युफैक्चरर से होलसेलर लेगा, होलसेलर से रिटेलर, रिटेलर से कस्टमर। पर कभी कभार क्या होता है, मैन्युफैक्चरर जो है वो खुद से, जैसे इंडिया के अगर 4 जोन है, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, तो मैन्युफैक्चरर के लिए बहुत मुश्किल हो जाता है कि वो चारों जोन को क्या करे, कनेक्ट कर सके। तो वो क्या करेगा, चारों जोन में अपने एजेंट बिठा देगा, कि भैया इसके एजेंट तुम हो, इसके एजेंट तुम हो, इसके एजेंट तुम हो, इसके एजेंट तुम हो। फिर ये एजेंट होलसेलर को ढूंढेंगे, होलसेलर रिटेलर को, रिटेलर से कस्टमर के पास, सिंपल। डायरेक्ट चैनल के जो जितने भी बेस्ट एग्जांपल अगर मैं देखूं तो सर्विसेज होती है, जितनी भी सर्विसेज होती है ना, उसके बीच में कोई रिटेलर होलसेलर आता ही नहीं है, उसे सीधा मैन्युफैक्चरर होता है और कस्टमर होता है। जैसे कि ये है एक रेस्टोरेंट है, रेस्टोरेंट क्या है, यहाँ पर सामान बनता है तो ये प्रोडक्शन हो रही है और यहीं पर कस्टमर खा भी रहा है, तो यानी क्या हो रहा है, सीधा प्रोडक्शन से, मैन्युफैक्चरर से कस्टमर के पास। ठीक है, ये चीज 19-20 के सिलेबस में नहीं थी पर अब है। फैक्टर डिटरमाइनिंग चॉइस ऑफ चैनल्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, यानी वो कौन कौन से फैक्टर है जिसकी वजह से क्या होता है, हम लोग चैनल चुनते हैं कि कौन सा चैनल चुनना चाहिए, कौन सा चैनल नहीं चुनना चाहिए। सबसे पहली बात, choice of appropriate channel of distribution is a very important marketing decision which affects the performance of an organization. Whether the firm will adopt direct marketing channel or long channel involving number of intermediaries is a strategic decision. यानी मैन्युफैक्चरर सीधा कस्टमर को बेचेगा, या मैन्युफैक्चरर रिटेलर को बेच के फिर कस्टमर के पास बेचेगा, मैन्युफैक्चरर होलसेलर रिटेलर कस्टमर करेगा, या फिर मैन्युफैक्चरर एजेंट होलसेलर रिटेलर कस्टमर करेगा। इनमें से वो कौन सा चैनल चुनेगा, ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट डिसीजन होता है। इसके लिए कुछ फैक्टर्स होते हैं जो हमें ध्यान में रखने पड़ेंगे, वो कौन कौन से हैं। फैक्टर होंगे मार्केट रिलेटेड, प्रोडक्ट रिलेटेड एंड कंपनी रिलेटेड। ठीक है, हम जरा अलग अलग करते हैं। अगर मार्केट रिलेटेड, देखो सबके 3-3 4-4 पॉइंट है, हम ये कर लेते हैं, यहाँ पे पूरा अलग कर देते हैं, इसको डिस्ट्रीब्यूट कर लेते हैं। देखो मार्केट रिलेटेड, साइज ऑफ द मार्केट, ठीक है, नंबर ऑफ कस्टमर्स, यानी कि अगर नंबर ऑफ कस्टमर ज्यादा है तो इंटरमीडिएटरीज ज्यादा चाहिए, क्योंकि कंपनी मैन्युफैक्चरर जो है वो लार्ज नंबर ऑफ कस्टमर को डायरेक्ट हैंडल नहीं कर पाएगा। तो अगर नंबर ऑफ कस्टमर ज्यादा है, मोर कस्टमर मोर इंटरमीडिएटरीज। जोग्राफिकल कंसिट्रेशन या फिर कंसंट्रेशन, जोग्राफिकल कंडीशन क्या है, भैया जहां पर हम सामान बेच रहे हैं वहां पर डायरेक्ट पहुंच सकता है या नहीं पहुंच सकता, ये देखना पड़ेगा ना। कॉन्सेंट्रेटेड बायर्स, डायरेक्ट सेलिंग करोगे। स्प्रेड कस्टमर, इंटरमीडिएटरीज चाहिए, यानी कि जैसे कि आपकी कंपनी, अगर उस कंपनी के 5 किलोमीटर के एरिया में ही आप अपना सामान बेच सकते हो तो आप डायरेक्ट सेलिंग कर लो, कोई दिक्कत ही नहीं है। लेकिन अगर आप ऑल इंडिया लेवल पे कर रहे हो सेल, ऑल इंडिया लेवल पे, तो आपको क्या करना चाहिए, मोर इंटरमीडिएटरीज आपको चाहिए, ज्यादातर दूर तक पहुंचाएंगे, यानी कि सेंटर होंगे कस्टमर तो डायरेक्ट कर लेंगे, बेच लेंगे। स्प्रेड होंगे कस्टमर तो इंटरमीडिएटरीज चाहिए। देन साइज और ऑर्डर, क्वांटिटी और परचेज, अगर स्मॉल साइज है, छोटी साइज में अगर आपका सामान बिकता है तो आपको ज्यादा इंटरमीडिएटरीज चाहिए, यानी आपको ज्यादा रिटेलर कब चाहिए, जब थोड़ा थोड़ा माल कई सारी जगहों पर जाना है। अगर एक ही जगह पर बड़ा माल जा रहा है तो डायरेक्ट सेलिंग कर लो ना। जैसे होलसेलर जो होते हैं,
होलसेलर क्या करते हैं, एक बड़ी साइज को खरीदते हैं, एक बड़ी क्वांटिटी खरीदते हैं, तो वो डायरेक्ट कंपनी से खरीद लेते हैं। लेकिन रिटेलर डायरेक्ट कंपनी से नहीं खरीदते हैं, क्योंकि उन्हें छोटा छोटा आइटम चाहिए, छोटा छोटा माल चाहिए। ठीक है। अगर प्रोडक्ट रिलेटेड फैक्टर्स की बात करें, तो नेचर ऑफ प्रोडक्ट, जो चीज़ टेक्निकली मिलती है उसको डायरेक्ट सेल करने में ज़्यादा आसान, जो टेक्निकल मेड होती है उसको डायरेक्ट सेल कर लो, ज़्यादा आसान करेंगे। अगर कोई चीज़ पेरिशेबल है, तुरंत खत्म हो जाएगी, तो हमें शॉर्ट चैनल चाहिए। नॉन पेरिशेबल है, लॉन्ग टर्म वाला है, तो लॉन्ग चैनल से भी काम चल जाएगा। सड़ जाती है, जल्दी सड़ती है, तो डायरेक्ट सेलिंग करो। नहीं सड़ती तो फिर लंबे टाइम चलने दो। ठीक है। मिल्क वगैरह वाले में इसका एग्जांपल आप लोग देख लोगे आराम से। देन द यूनिट वैल्यू ऑफ द प्रोडक्ट, अगर कोई सामान बहुत महंगा है, कॉस्टली है, तो उसको डायरेक्ट सेल करोगे। हीरे जवाहरात वगैरह आपने देखे हुए हैं ना, डायरेक्ट। ठीक है। लेकिन अगर कोई लो सस्ता माल है, तो उसके लिए लॉन्ग चैनल का इस्तेमाल किया जा सकता है। कोई चीज बहुत महंगी है, डायरेक्ट सेल्स करो। जैसे मैंने कहा था ना कि मैन्युफैक्चरर होता है, रिटेलर होता है, कस्टमर होता है। जो बड़ी बड़ी गाड़ियों की कंपनीज होती है, ठीक है, कार्स की कंपनीज होती है, एक्सपेंसिव वॉचेस वाली कंपनीज होती है, वो सीधा क्या करती है, मैन्युफैक्चरर से सीधा अपने शोरूम में डालेंगे, शोरूम से कस्टमर खरीद के ले जाएगा, बात खत्म। बीच में और कोई नहीं चाहिए। प्रोडक्ट कॉम्प्लेक्सिटी, अगर कोई चीज बनाने में बहुत मेहनत लगती है तो डायरेक्ट सेल करो। कोई चीज आसान है बनाने में, तो उसको लंबे तरीके से बेचो, कोई तरीका दिक्कत नहीं। ठीक। देन हमारे तीसरे फैक्टर होते हैं कंपनी रिलेटेड फैक्टर। अगर कंपनी की फाइनेंशियल स्ट्रेंथ स्ट्रांग है, तो डायरेक्ट सेल करो। लेकिन अगर वीक है, तो आपको ज्यादा मिडिल मैन चाहिए। अगर फाइनेंशियली स्ट्रांग हो तो डायरेक्ट, वीक हो तो मिडिल मैन। अगर आपको कंट्रोल ज्यादा चाहिए, अगर ज्यादा कंट्रोल चाहिए कि कितना सामान बिक रहा है, कितना नहीं बिक रहा है, तो आप डायरेक्ट चैनल चुनो या छोटा चैनल चुनो। लेकिन अगर आप लेस कंट्रोल करना चाहते हो, तो लंबा चैनल चुनो, कोई दिक्कत नहीं। आपकी जो मैनेजमेंट है, अगर उसके पास सफिशियंट नॉलेज है, तो वो डायरेक्ट बेच करके अपने पोटेंशियल मार्केट से पैसा उठा लेगी। लेकिन अगर उसके पास सफिशियंट नॉलेज नहीं है, तो उसे क्या चाहिए, लॉन्ग चैनल चाहिए। ठीक है। सो दिस वाज व्हाट, हमारा प्लेस एंड फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन मिक्स। अब हमारा जो फोर्थ आता है, फोर्थ मिक्स आता है, वो आता है प्रमोशन मिक्स। प्रमोशन मिक्स के चार एलिमेंट है। पहला एडवर्टीजमेंट, दूसरा पर्सनल सेलिंग, तीसरा पब्लिक रिलेशन, चौथा सेल्स प्रमोशन। ये तीन मैं कल करवाऊंगा, आज मैं सिर्फ एडवर्टीजमेंट की बात करूंगा। तो प्रमोशन मिक्स का मतलब क्या है? इट रेफर्स टू द combination of promotional tools used by an organization to communicate and persuade customer to buy its product। एक कंपनी जो है, जब वो चाहती है कि भैया कस्टमर जो है वो उसका प्रोडक्ट खरीदे, लेकिन कस्टमर को उस प्रोडक्ट के बारे में पता कैसे चलेगा, तो वो क्या करती है, वो उसको प्रमोट करती है। क्या करती है? प्रमोट करती है। जैसे ज्यादातर आप देखो ना, आजकल कपिल शर्मा शो में आते हैं सेलिब्रिटीज, कई साल से आ रहे, क्यों आते हैं? वो अपने प्रोडक्ट को प्रमोट करते हैं। जब तक प्रमोट नहीं करेंगे, लोगों को पता कैसे चलेगा, अच्छा ये मूवी भी आ गई है क्या, ये वाली बात। टूल्स, एलिमेंट ऑफ प्रमोशन मिक्स, सबसे पहली चीज जो आती है वो हम पढ़ेंगे एडवर्टीजमेंट। एडवर्टाइजिंग एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर है। इट इज द मोस्ट कॉमनली यूज्ड टूल ऑफ प्रमोशन, सही बात है। इट इज इम्पर्सनल फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन, कोई भी पर्सनल नहीं होता है, वन टू मास होता है, और एक दूसरे को आप जानते भी नहीं, तो इम्पर्सनल होता है। विच इज पेड बाय मार्केटर्स यानी स्पॉन्सर्स टू प्रमोट गुड्स एंड सर्विसेज। यानी आपको गुड्स एंड सर्विसेज प्रमोट करने के लिए मार्केटिंग वाले क्या करते हैं, पैसे देते हैं। कॉमन मीडियम क्या है एडवर्टीजमेंट के? आप न्यूज़पेपर बेच दो, मैगजीन में ऐड डाल दो, टेलीविजन पे चला दो, रेडियो पे चला दो, आजकल यूट्यूब पे चला रहे हो आप, है ना? तो जितने भी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है हमारी, या फिर प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, आप उसके अंदर एडवर्टीजमेंट कर सकते हो। तो रोल क्या है, जरूरत क्या है लेकिन एडवर्टीजमेंट की? सबसे पहली बात, ये कस्टमर को सेटिस्फेक्शन को इनहेंस करता है और कॉन्फिडेंस को इनहेंस करता है। अगर कस्टमर को आपके प्रोडक्ट के बारे में पता है, सब कुछ पता है, एडवर्टीजमेंट आपने सब कुछ क्लियर कर दिया है, तो कस्टमर सेटिस्फाइड रहेगा प्रोडक्ट खरीदते हो, क्योंकि वो जिस एक्सपेक्टेशन के साथ सामान खरीद रहा है, उसे वही एक्सपेक्टेशन फुलफिल करती है। ठीक है। सेकेंड, एडवर्टीजमेंट क्या करती है, हेल्प करती है इन इंक्रीजिंग द डिमांड ऑफ एक्जिस्टिंग प्रोडक्ट। ज्यादातर लोगों को पता चलेगा कि ये प्रोडक्ट है, तो डिमांड बढ़ेगी बढ़ेगी। अगर डिमांड बढ़ेगी, तो आपका मार्केट शेयर भी क्या होगा, इंक्रीज होगा। मार्केट शेयर इंक्रीज होगा, तो आपको प्रोडक्ट ज्यादा बेच रहे हैं, जिसकी वजह से, और ये एक अपने आप में एडवर्टीजमेंट क्या है, एक अपने आप में इंडस्ट्री है। एडवर्टीजमेंट एक प्रॉपर इंडस्ट्री है, जिसकी वजह से एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगी। एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगी तो इनकम बढ़ेगी, इनकम बढ़ेगी तो इकोनॉमिक डेवलपमेंट होगी कंट्री की। इकोनॉमिक डेवलपमेंट के साथ साथ क्या होगा, जो लोग होंगे, जो हमारे कस्टमर है,
अब हर एक इंसान उन्हें अपने प्रोडक्ट के बारे में बता रहे हैं, तो आप नॉलेज कर सकते हो। आज आप अपने एरिया में देख लेना, 13 से 15 साल के किसी बच्चे को देख लेना, उसके पास मोबाइल की कितनी नॉलेज है, ये मॉडल और ये कार्स की कितनी नॉलेज है, ये मॉडल आए फरारी, शायद वो लोग खरीद ना पाए कभी, लेकिन फरारी का ये मॉडल है, ये मॉडल लॉन्च हुआ है, इस मॉडल की प्राइस ये है, इसका बेस प्राइस ये, इसका बूट लेक इतना है, इतना इसका सीसी इतना है, दुनिया भर की चीजें बता देंगे कार्स के बारे में, 13 से 15 साल के बच्चों की बात कर, ठीक है। एडवर्टीजमेंट से आपको यह भी फायदा होता है कि वो झूठी एडवर्टीजमेंट अगर करेंगे तो वो फंसेंगे, इसीलिए आप एक्सप्लॉइट होने का खतरा जो है वो आपका कम हो जाता है। क्लियर? तो ये इंपॉर्टेंस है किस चीज की, एडवर्टीजमेंट की। क्या? सेटिस्फेक्शन को बढ़ाता है, डिमांड को बढ़ाता है, मार्केट शेयर को बढ़ाता है, एम्प्लॉयमेंट को बढ़ाता है, इकोनॉमिक डेवलपमेंट को बढ़ाता है, और एक्सप्लॉइटेशन से बचाता है, और नॉलेज भर देता है लोगों में। ठीक है, वो तो समझ आ गया, लेकिन एडवर्टीजमेंट से किसी को परेशानी क्या हो सकती है, क्या क्या ऑब्जेक्शन हो सकते हैं? Though advertisement is most frequently used medium of promotion of goods and services, but it attracts a lot of criticism, objection against it, which are as follows. वो हम अभी बात करेंगे, लेकिन अभी आप लोगों को याद होगा एक बैंक का ऐड आया, शायद एक्सिस बैंक का ऐड आया है, जिसके अंदर वो आमिर खान शादी करके लड़की के साथ विदा हो जाता है, लड़के की जगह लड़की विदा होती है, तो वो कहते हैं कि कब तक पुरानी चीजें ही चलेंगी। आपने देखा होगा कि इसके ऊपर ऑब्जेक्शन हुआ था, इस एडवर्टीजमेंट के ऊपर भी ऑब्जेक्शन हुआ था, और कई सारी जगहों पर ऐसे ही कई सारे ऐड आपने देखे होंगे जिनके ऊपर लोग ऑब्जेक्ट करते हैं कि नहीं, चीजों को दिखाने का ये तरीका नहीं होना चाहिए। इससे पहले आई थिंक तनिष्क के ऐड पे भी हुआ था, तनिष्क के ऐड को लेके भी एडवर्टीजमेंट में कुछ पंगा हुआ था। फिर लोरियल पे भी हुआ था एक बार, मुझे जो लोरियल पे भी हुआ था कि उन्होंने ज्यादा ही ब्राइट दिखा दिया था अपने मॉडल को, जो कि फेक था। तो बहुत सारे ऑब्जेक्शन होते हैं। तो कौन कौन से मेन क्रिटिसिज्म है? सबसे पहली बात, इंक्रीज्ड कॉस्ट प्राइस। आपने ऐड किया 4 रुपए का, सामान बेच रहे हो 8 रुपए का, सिंपल सी बात है। क्लियर? कि आपकी कॉस्टिंग है सामान की 4 रुपए, लेकिन क्योंकि आपने उसके ऊपर एडवर्टीजमेंट में 2 रुपए खर्च कर दिया, तो अब उसकी कॉस्ट कितनी हो गई है? 6 रुपए, जिसकी वजह से अब आप उसे कितने में बेच रहे हो? 8 रुपए पे। तो यानी कि एडवर्टीजमेंट करने से क्या होता है, प्रोडक्ट का प्राइस बढ़ जाता है, क्योंकि प्रोडक्ट के ऊपर कॉस्ट आ जाती है एडवर्टीजमेंट। तो एडवर्टाइजिंग कॉस्ट इज अल्टीमेटली एडेड टू द प्रोडक्ट कॉस्ट, मैन्युफैक्चरर पास द कॉस्ट टू अल्टीमेट कस्टमर। यानी कोई भी चीज महंगी होती है अगर उसमें एडवर्टीजमेंट किया जाता है तो। इसीलिए आपने देखा होगा जो ये एम होते हैं, मल्टी लेवल मार्केटिंग होती है, इसमें ये जो ज्यादातर प्रोडक्ट होते हैं, इनके प्रोडक्ट कभी टीवी पर ऐड नहीं करते, क्योंकि ये कहते हैं कि हम पर्सन टू पर्सन, पर्सन टू पर्सन ऐड करते हैं। पर्सन टू पर्सन ऐड करते हैं, टीवी पे कोई ऐड आ नहीं रहा, कहीं हमें होर्डिंग वगैरह लगानी नहीं है, तो एडवर्टीजमेंट कॉस्ट क्या हो गई, मिनिमम हो गई। तो इस वजह से हमारे सामान जो है थोड़ा सस्ता बिकेगा। सेकंड, कंफ्यूजन टू कस्टमर्स। बहुत सारे एडवर्टीजमेंट जो होते हैं वो लोग अलग अलग ब्रांड के हैं, तो लोग कंफ्यूज भी हो जाते हैं इतनी सारी जानकारी लेके के। द नंबर ऑफ एडवर्टीजमेंट शोन इन अ सिंगल प्रोडक्ट हैविंग डिफरेंट ब्रांड कंफ्यूजिंग द कस्टमर एंड इट बिकम वेरी डिफिकल्ट फॉर देम टू मेक अ चॉइस। अब जैसे टी है, टी के लिए कई सारे ब्रांड है जो कि ऐड करते हैं, तो कौन सी टी अच्छी है, अदरक वाली कि अदरक तुलसी वाली कि तुलसी मुलेठी वाली कि 16 जड़ी बूटियों वाली कि 12 जड़ी बूटियों वाली, या सिंपल वाली? कौन सी चाय अच्छी है भाई, कौन सी चाय पत्ती अच्छी है? कंफ्यूज कर देते हैं। एडवर्टीजमेंट जो होता है वो कभी कभार घटिया सामान को भी बेच देते हैं, इनकरेजिंग सेल ऑफ इंफीरियर प्रोडक्ट, ये घटिया माल को भी बहुत अच्छा बता के बेचते हैं। इन मैनी केसेस सम प्रोडक्ट फीचर्स आर ओवर एम्फेसाइज्ड व्हिच वे लीड्स टू सेल ऑफ इवन इंफीरियर गुड्स। यानी घटिया माल को भी बेच देते हैं, उनका एड इतना तगड़ा होता है, आप यूज करके देखते हो सामान खराब होता है लेकिन एड बहुत अच्छा होता है उनका। एडवर्टीजमेंट ऑफ बैड टेस्ट, इवेंट, मॉडल, ये सारे क्या होते हैं, मॉडल्स, ये ह्यूमन डिग्निटी को गिराते हैं बाय द मीन्स ऑफ एडवर्टीजमेंट। बहुत सारे ऐसे इवेंट्स हो जाते हैं जहाँ पे आप सामान को गलत तरीके से प्रमोट करते हो, या वो मॉडल्स जो है वो चीजों को बहुत गलत वे में प्रमोट करते हैं। सो दैट कैन ऑल्सो, एक बहुत बड़ा क्रिटिसिज्म है कि आप सामान प्रमोट कर रहे हो तो अच्छे से प्रमोट करो ना, अच्छे इवेंट में प्रमोट करो। क्लियर? देन अंडरमाइन सोशल वैल्यूज एंड प्रमोट मटेरियलिज्म। यानी एडवर्टीजमेंट जो है मोस्टली वो सोशल वैल्यूज को खत्म कर देता है, और वो बस ये वो ये दिखाता, कोई भी एडवर्टीजमेंट, कोई भी, मैं आपकी बात करता हूँ, कोई भी ब्यूटी प्रोडक्ट है, कोई भी ब्यूटी प्रोडक्ट प्रोडक्ट की बात करता हूँ मैं,
चाहे वो एक क्रीम है, मॉइस्चराइजिंग क्रीम है, फेस पैक है, कुछ भी है, वो क्या कहता है दैट यू आर नॉट ब्यूटीफुल, यूज आवर प्रोडक्ट एंड देन यू विल बिकम ब्यूटीफुल। वो सबसे पहले सोशल वैल्यू को खत्म कर रहा है, वो कह रहा है यू आर नॉट ब्यूटीफुल, यू हैव टू यूज आवर प्रोडक्ट टू बिकम ब्यूटीफुल। सिंपल। वो मटेरियलाइज कर रहा है कि अगर आपके पास ये चीज है तो ही आप सुंदर हो, नहीं है तो आप सुंदर नहीं। सो दिस इज वन ऑफ द बिगेस्ट प्रॉब्लम। It includes the customer to buy more or more product because the emphasis on materialism, social relationships are distorted, which brings social disorder. Clear? In the changed economic environment of globalization, advertising is considered as an important tool of marketing. सही बात है। आज की डेट में ग्लोबलाइजेशन, जब तक लोगों को कई चीजों के बारे में पता ही नहीं होगा वो खरीदेंगे कैसे, तो एडवर्टीजमेंट करना जरूरी है। ग्लोबलाइजेशन के टाइम पे ये एक बहुत जरूरी चीज है। इट हेल्प्स अ फर्म इन इफेक्टिवली कम्युनिकेटिंग विद इट्स टारगेट मार्केट, यानी कि जो हमारी मार्केट है वो कौन सी, हम किस मार्केट में ऐड करना चाहते हैं। इंक्रीजिंग द सेल एंड देयर बाय रिड्यूसिंग पर यूनिट कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, कि अगर हम लोग सेल करना चाहते हैं, हम अपनी टारगेट ऑडियंस को बढ़ाते हैं, तो जितना बड़ा हमारा क्या होगा, सेल्स का मार्केट होगा, जितना बड़ा सेल्स का शेयर होगा हमारा, हम उतने ज़्यादा प्रोडक्ट बनाएंगे। और आपको पता है कि प्रोडक्ट जितनी लार्ज क्वांटिटी में बनता है उसकी पर यूनिट कॉस्ट जो है वो उतनी कम हो जाती है। तो यानी सामान सस्ता हो जाएगा अगर ज़्यादा बिकेगा तो। So it is not a social waste, rather it adds value to the social cause by giving a boost of production and generating employment. Clear? देन हमारे पास अब पर्सनल सेलिंग आता है, बट पर्सनल सेलिंग के बारे में अब हम लोग करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। मैं वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं करूंगा। अभी हमने ऐसे एडवर्टीजमेंट किया है, पर्सनल सेलिंग, पब्लिक रिलेशनशिप और सेल्स प्रमोशन, ये हम अगले वीडियो में करेंगे, यानी एक या दो पार्ट में और मैं इस चैप्टर को कवर कर दूंगा। सो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगा। अगर वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर आपको लगता है कि आपके फ्रेंड्स को भी ये वीडियो चाहिए तो प्लीज़ शेयर करें। और कमेंट करके मुझे बताओ कि आप और कौन कौन से चैप्टर्स के वीडियो देखना चाहते हो, या कौन कौन से कॉन्सेप्ट के वीडियो देखना चाहते हो फ्रॉम अकाउंटेंसी, इको एंड बीएसटी। आप मुझे बता दो कि आपको कौन सा टॉपिक कौन सी जगह से प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं, मैं उससे रिलेटेड वीडियोस आपके लिए अपलोड करता रहूंगा। ठीक है, टाइम टू टाइम करूंगा। और अभी मैं शॉर्ट्स पे वर्क कर रहा हूँ, तो बहुत जल्दी मैं पूरा शॉर्ट्स पे वर्क कर दूंगा, और आप लोगों को एक प्रॉपर ब्लूप्रिंट जो है चैप्टर का, कि कौन से चैप्टर से कितने टाइप के क्वेश्चन आएंगे, किस कहाँ से आपके केस स्टडी आएगी, कहाँ से आपका डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा, मैं एक वो चीज़ आपके साथ शेयर कर लूँगा। ठीक है, तो आई होप आपको वीडियो पसंद आई हो। विद दैट बीन सेड, मैं आज के लिए यहीं पर रैप अप करता हूँ अपनी वीडियो को। स्टे सेफ, बी सेफ, एंड कमेंट करके मुझे बताइए कि मैं अपनी वीडियोस में और क्या क्वालिटी ऐड कर सकता हूँ। थैंक यू फॉर योर टाइम।